हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर का पहला पार्ट है गैस, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपके बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। हमने इसके बारे में पहले भी क्लास में पढ़ा है कि मैटर वो चीज़ कहलाती है जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो हम उसे मैटर कहेंगे। इस कायनात में मैटर 4 इब्तदाई या असली हालत में मौजूद है। वो 4 स्टेट लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा और गैस है। 4 स्टेट में से गैस इन सब में मुख्तलिफ बिहेवियर दिखाता है। गैसेस के पार्टिकल्स ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज्ड नहीं होते हैं। इन पार्टिकल्स के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। अगर सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स से कंपेयर करें तो इनके पार्टिकल्स में बहुत वीक फोर्स मिलेगा। गैस को हम ग्रीक में खाउस कहते हैं, जिसका मतलब है गैप और एम्पिटनेस यानी कि खाली जगह। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर होता है। इनके दरमियान वैकेंट स्पेसेस होती हैं और इसी खाली जगह की वजह से पार्टिकल किसी भी रैंडमली जगह पर मूव कर जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स इस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक एक पार्टिकल दूसरे से टकरा ना जाए और या फिर जिस कंटेनर में गैस भरा हुआ है इससे ना टकरा जाए, तब तक गैस सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। एलिमेंट के फॉर्म में गैसेस को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैसेस यानी कि वो गैस जिसके पास एक ही एटम हो, वो सिंगल एटम में कंसिस्ट कर रहा होता है, जैसे कि नोबल गैसेस। और ऐसे ही डायएटॉमिक गैसेस और पॉलीएटॉमिक गैसेस भी होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे डायएटॉमिक गैसेस है। ये हमेशा 2 एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि H2, Cl2, F2 etc। और मीथेन, ईथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पॉलीएटॉमिक गैसेस के भी मिलते हैं, यानी कि वो गैसेस जो कि 3 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम पॉलीएटॉमिक गैसेस कहेंगे। एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मौजूद है। इसकी क्वांटिटी एयर में ज़्यादा होती है। गैसेस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, जैसे कि हम जानदारों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है और पौधों को अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी गाड़ियाँ और बड़े बड़े पावर स्टेशंस हैं जहाँ पर गैसेस चाहिए होते हैं। और हमारा किचन भी कुदरती गैस पर ही मुनहसिर कर रहा होता है, जहाँ पर हम एक बड़ी मिकदार पर नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम गैस की एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। 1738 में इस लॉ को डैनियल बर्म्यूडाई ने दिया और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसे पेश किया। ये थ्योरी के बुनियाद पर गैस लॉ को बनाया गया। आगे हम गैस लॉ यानी कि बॉयल्स, चार्ल्स और दीगर लॉज को पढ़ेंगे जो सिर्फ आइडियल गैस पर ही अप्लाई होती हैं, और कुछ इसके पोस्टुलेट्स रियल गैस पर भी एप्लीकेबल हैं। रियल गैस वो गैस होती है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। और आइडियल गैस वो गैस जो सिर्फ ख्याल में होती है, यानी कि ऐसी कोई गैस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स गलत हैं और कुछ में लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी किसी में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है तो किसी में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। इसी वजह से इस थ्योरी में लिमिटेशन आ जाती है और इसकी वजह से लॉज जो इसकी बुनियाद पर बनाए गए हैं वो भी गलत हो जाते हैं, मतलब एक हद तक ही सही रहते हैं सर्टेन लेवल पर। और गैस की इन प्रॉपर्टीज़ को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जैसे कि डिफ्यूजन, इफ्यूजन, विस्कोसिटी etc। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। पहला उसूल ये कि गैसेस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं। दूसरा उसूल ये कहता है कि गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर होते हैं और इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर हम इसे किसी कंटेनर में डालते हैं तो इस कंटेनर के वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम से गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। तीसरा उसूल ये है कि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। गैस का हर एक मॉलिक्यूल इस वक्त तक एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है जब तक कि वो किसी और मॉलिक्यूल से टकरा ना जाए या इस कंटेनर के वॉल से ना टकरा जाए जिसमें उसे डाला गया है, तब तक वो सीधी लाइन में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल जब सीधी लाइन में ट्रैवल करता है तो जब तक वो मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड ना कर जाए, इस दो मॉलिक्यूल के दरमियान के डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम, इसकी एनर्जी पूरी तरह कंजर्व हो जाती है। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराती है तो पहला वाला मॉलिक्यूल अपनी पूरी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और वो एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल होती है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। इसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अगर हम किसी बलून में गैस को डालते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही फट तो नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ना ही बढ़ती है और ना ही कम होती है। और ज़्यादा हवा भरने से क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गैस भरने पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा और मतलब कोलाइड करने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स आपस में, जिसकी वजह से गैस जो है बलून्स के वॉल पर ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे और इसके नतीजे में बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। पांचवा उसूल यही कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। इस थ्योरी का छठा उसूल बिल्कुल ही गलत है। इस उसूल के मुताबिक आइडियल गैस के किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में किसी भी किस्म का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होता है। इस उसूल के मुताबिक लॉ ऑफ न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत साबित हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बॉडी एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है और साथ में रिपल भी कर रही होती है। और सातवें लॉ के मुताबिक अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लगते हैं। और वैसे ही इसका उल्टा है, अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे तो फिर टेम्परेचर भी कम होगा और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाएगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग लॉस को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग दो लॉस को डिस्कस करने वाले हैं, जो है एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने आइडियल गैस के हवाले से वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट बताया है। ये लॉ कहता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो दिए गए गैस के मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में लेते हैं और इसे मूवेबल पिस्टन से बंद करते हैं तो हम इस पिस्टन के थ्रू गैसेस में जितना प्रेशर बढ़ाएं उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा, उस वेसल का वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक चीज को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा कम हो जाता है। कॉमन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम किसी भी मैटर को अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होना शुरू कर देता है और कूलिंग देने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि सिकुड़ना शुरू कर देता है। ये जो मैटर है इसे कूलिंग और हीटिंग देने पर जो इस मैटर के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सॉलिड और लिक्विड में बहुत ही कम होता है, यानी इनका वॉल्यूम नहीं के बराबर चेंज हो रहा होता है। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भर भर के गैप्स होते हैं, यानी कि स्पेसेस के ज्यादा होने की वजह से इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर हम गैसेस का वॉल्यूम सेम रखें बट किसी भी एक कंटेनर को हीट करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर इस गैस का वॉल्यूम राइज करने लगेगा और इसी का अपोजिट ये कि वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए हमें इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इस लॉ को फ्रेंच के एक साइंटिस्ट जैकस चार्ल्स ने प्रेजेंट किया था, जिसके मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक के बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ेगा, यानी हम लोग
वॉल्यूम को तो बढ़ा नहीं सकते। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर को ही बढ़ाएंगे तो हम वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि एक के बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। या फिर एक के कम करने पर दूसरा खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए, इसे भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कहेंगे। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू अ गिवन और अ कांस्टेंट प्रेशर। अब हम एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक को भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी बॉडी के मैटर के हॉटनेस, यानी कि वो कितना गर्म हुआ है, और कोल्डनेस के वो कितना ठंडा हुआ है, इसकी पैमाइश को, मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। आमतौर पर हम टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। जबकि एक तीसरा स्केल भी होता है जिसे एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल भी कहते हैं, जिसे लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल से मेजर करते हैं तो हम उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल टू जीरो। चार्ल्स के लॉ के मुताबिक अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर को इतना कम कर दें कि एक वक्त आए कि मैटर का वॉल्यूम ही जीरो हो जाए। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए उसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। और ये कंसेप्ट रियल गैस पर अप्लाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम जीरो हो गया यानी कि वो चीज़ फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। और इस पॉइंट पर लेवोजियर का कंजर्वेशन लॉ जो है वो भी गलत हो जा रहा है, जो कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही कोई चीज़ बनती है और ना ही कोई चीज़ घटती है या ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी चीज़ रिएक्शन का पार्ट हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ये गलत हो जाएगा। यानी कि चीज़ बनती भी है और घटती भी है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। और ये आइडियल गैस पर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, रियल गैस पर ये अप्लाई नहीं हो सकती। आइडियल गैस के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन होता है, या -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अवोगाड्रो लॉ की तरफ आ जाते हैं। अब हम एक तीसरा लॉ पढ़ने वाले हैं। अभी हमने चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ को एब्सोल्यूट जीरो से पहले पढ़ा था। अब हम तीसरा लॉ है एक अवोगाड्रो लॉ, वो भी पढ़ेंगे। इटली में रहने वाला एक साइंसदान जिसका नाम था अवोगाड्रो, उसने 1811 में इसने गैसेस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में एक रिलेशन बताया था, जबकि उसने प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दिया, यानी इनमें तब्दीली नहीं की जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट प्रेजेंट एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी तादाद बढ़ाएंगे तो जिस कंटेनर में गैस वो पहले जितना वॉल्यूम पर होगा वो बढ़कर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस लॉ के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वॉल्यूम को हम बढ़ा नहीं सकते। वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को ही बढ़ा सकते हैं। हम लोग किसी भी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स को एडिट करते जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ते जाएगा। जैसे हमने चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ में एग्जाम्पल लिया था कि एक कंटेनर ले रहे हैं, उसको पिस्टन लगा दिए ऊपर जो मूवेबल होता होगा, और उसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स को एडिट करते जाइए, देखते जाइएगा, आपके वॉल्यूम में जो आएगा इंक्रीमेंट आते जाएगा। अगर आप उसी नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज यानी हटाते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि फिर कम होते जाएगा वो वॉल्यूम। तो अवोगाड्रो लॉ के मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो V इज इक्वल टू Kn, और Kn यानी N मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन N इज इक्वल टू K। तो गैस 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो V1 और N1 हो जाएगा, क्योंकि K कांस्टेंट इसलिए K1 नहीं करेंगे, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K। और गैस 2 के लिए अगर हम देखें तो V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K। दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हम हमारे पास जो लॉ निकल के आएगा वो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई तीन
चीज़ हमें मालूम है, यानी कि पहले गैस का वॉल्यूम, पहले गैस का नंबर ऑफ मोल और दूसरे गैस का वॉल्यूम अगर मालूम है तो हम मालूम कर सकते हैं कि दूसरे गैस का हम लोग ने नंबर ऑफ मोल मतलब कितना बढ़ाया था, या दूसरे गैस टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है ये हम मालूम कर सकते हैं इससे। या तो फिर अगर हमारे पास पहले गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल मालूम है और दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल मालूम है तो हम दूसरे गैस का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, यानी कि उस वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया ये हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अवोगाड्रो लॉ था। अब हम इसी के साथ आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। दरअसल इस लॉ को पिछले 3 लॉज को मिलाकर बनाया गया है। ये लॉ बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करके ही बना है। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि वो तीनों लॉ क्या कहता है। बॉयस लॉ के मुताबिक जो लॉ बना है वो है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो लॉ बना है वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अवोगाड्रो लॉ के मुताबिक है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ाने पर वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ेगा। सॉरी, ऊपर मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होगा, तो ये गलत है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वही चीज़ बढ़ सकती है जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि दूसरा चीज़ डिपेंड कर रहा होता है कि ये बढ़ेगा तो ये खुद ब खुद बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो V जो है तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम लोग एक दफ़ा लिख देंगे। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी N और T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो N T हो जाएगा, और प्रेशर सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए डिवाइड में प्रेशर आ जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि R है, इसको हम लोग जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो V इज इक्वल टू RNT/P, PV इज इक्वल टू NRT, यानी P वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी STP पर वैल्यू क्या होती है वो है 0.021 ATM DM³ पर मोल पर के, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर R को हम सेपरेट करें तो R मल्टीप्लाई हो रहा है NT से, तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और P जहाँ वो ऊपर चले जाएगा, डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा PV/NT। तो PV यानी P जो है वो ATM, V जो है DM³ और पर यानी कि डिवाइड है तो पर मोल यानी N मोल, और T यानी कि K पर के, यानी कि डिवाइड में NT है तो पर मोल पर के हुआ। इसी से हम लोग ये यूनिट को ड्राइव किए हैं। तो मैंने आपको बता दिया यूनिट भी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के बुनियाद पर ही हम लोग यूनिट्स को निकाल रहे होते हैं। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैसेस वो गैस है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बाकी अभी तक जिस गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आइडियल गैस असल में नहीं होते बल्कि इसे सिर्फ इमेजिन किया गया है। आइडियल गैस उस गैस को कहा जाता है जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जबकि रियल गैस उस लॉ को कहा जाता है जिसमें गैसेस बस उस वक्त तक फॉलो करती हैं इस लॉ को जब तक टेम्परेचर बिल्कुल लो और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो गैस अपने बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर और इस लॉ से डेविएट हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं, लॉ को ओबे करना छोड़ देते हैं या उसे फॉलो करना छोड़ देते हैं। काउजेज ऑफ डेविएशन बेसिकली मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो इसके 2 पोस्टुलेट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इस आइडियल लॉ को बनाया गया था। असल में वो दोनों पोस्टुलेट्स ही गलत थे, वो हर टेम्परेचर और प्रेशर में फॉलो नहीं करते थे। एक पोस्टुलेट के मुताबिक गैसेस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है इसलिए इसे नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। ये पोस्टुलेट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए तो ठीक है क्योंकि इस वक्त तक आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये पोस्टुलेट्स गलत हो जाते हैं क्योंकि दर हकीकत हम गैस के इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम कम होता है लेकिन बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे कि वॉल्यूम ख़त्म हो गया यानी कि मैटर ख़त्म हो गया, जबकि मैटर कभी ख़त्म नहीं होता और गैस के मॉलिक्यूल एक मैटर पार्टिकल है
और दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ना ही अट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही रिपल कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल्सिव फोर्स की वजह से इनमें रिपल्जन भी होता है। इसीलिए आइडियल गैस के लॉ एक सर्टेन कंडीशन में ही एप्लीकेबल हैं और आइडियल गैस में ही अप्लाई होती हैं, जबकि रियल गैसेस इन दो पोस्टुलेट्स की वजह से इन बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। वैन डर वाल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन में कैसे इस दो पोस्टुलेट्स को करेक्ट किया गया। ठीक है, तो 1873 में वैन डर वाल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स के खिलाफ एक राय दी और आइडियल गैस के लॉ को मॉडिफाई किया, इसे और बेहतर बनाया था। इस मॉडिफाइड गैस लॉ को हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। वैन डर वाल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स में वॉल्यूम को और प्रेशर को करेक्ट किया था। तो आओ चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों करेक्शन कैसे हुई। वॉल्यूम करेक्शन, जब हम गैस पर प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। प्रेशर को एग्जर्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जब गैसेस का मॉलिक्यूल और कंप्रेस नहीं हो पाता है और गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान रिपल्सिव फोर्स पैदा होती है, जो कि ये जाहिर कर रही है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है कम होता है निस्बत आइडियल गैस वॉल्यूम के, लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। गैस का एक्चुअल वॉल्यूम हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू V वेसल माइनस ND। अगर हम किसी गैस के मॉलिक्यूल को किसी जार या वेसल में डालते हैं तो इस वेसल का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, जिसे हम V वेसल यानी वेसल का वॉल्यूम कह रहे हैं, जबकि V जो है वो फ्री वॉल्यूम है। यानी कि अगर हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं तो कितना वॉल्यूम वेसल का कंप्रेस करने पर कम हो जाता है, ये वो वॉल्यूम है, और कंप्रेस करने के बाद जितना वॉल्यूम बचता है वो B है, यानी कि इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता है। प्रेशर करेक्शन में क्या किया है वैन डर वाल ने, देखते हैं। प्रेशर के करेक्शन करते हुए वैन डर वाल ने बताया कि एक मॉलिक्यूल अगर वेसल के करीब है तो उसे ऊपर से, नीचे से और बराबर से कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जबकि अट्रैक्शन बैलेंस ना होने की वजह से वो वॉल से टकरा कर इन्वर्टली पुल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो जो रियल गैस का प्रेशर होगा तो वो सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, और जो कम प्रेशर वो वॉल से टकरा कर एग्जर्ट करेंगे वो P लेस होगा, क्योंकि जितना प्रेशर वो गैस कम लगा रहा होगा उसे हम आइडियल गैस के प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तभी तो रियल गैस का प्रेशर पता चलेगा। तो इसके मुताबिक P रियल इज इक्वल टू P आइडियल माइनस P लेस। P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस P लेस। अब P लेस कैसे आया, ये कंसेप्ट आपको पता चला कि क्या बोलते हैं, अगर अट्रैक्शन नहीं होती तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता। अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो आके वॉल से टकराते तो बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते और बहुत तेजी से वो दूसरे के मतलब मॉलिक्यूल के जानिब जाते हैं। तो P लेस इस कॉन्सेप्ट को बताता है कि अगर अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि एक तरफ से फोर्स बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो आहिस्ते से जाके उसमें टकराई और मतलब प्रेशर कम एग्जर्ट किया। तो कितना प्रेशर कम एग्जर्ट करी उसको हम P लेस कह रहे हैं। तो P लेस जो है वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ A मॉलिक्यूल्स एंड B मॉलिक्यूल्स के। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं, यानी अगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो प्रेशर लेस एग्जर्ट हो रहा है वो P लेस भी बढ़ जाएगा, और जितना प्रेशर लेस बढ़ेगा उतना ही प्रेशर रियल जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा अगर प्रेशर लेस बढ़ जाएगा। प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B मॉलिक्यूल। मोलर कंसंट्रेशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि वो 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के लिए N/V, B मोलर कंसंट्रेशन के लिए N/V। तो दोनों N/V अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो N²/V² हो जाएगा। तो प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/V² हो जाएगा। अगर हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो प्रेशर लेस इज इक्वल टू AN²/V² हो जाएगा। यहाँ पर A जो है वो वैन डर वाल कांस्टेंट है। अब हम इसे इक्वेशन 1 पर पुट कर देंगे। प्रेशर आइडियल बराबर था प्रेशर रियल और प्लस प्रेशर लेस के, तो प्रेशर आइडियल बराबर हो जाएगा P प्रेशर रियल प्लस AN² अपॉन V² के। और इससे
आइडियल गैस इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस दोनों फॉर्मूले को आइडियल गैस इक्वेशन पर रख दें तो इससे आइडियल गैस इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास बना था V इज इक्वल टू V माइनस एन बी। V जो है दरअसल V आइडियल है, यानी आइडियल गैस का प्रेशर है, जो कि बराबर है V माइनस एन बी के, और P आइडियल इधर बराबर है P रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के। तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी। P के जगह हम लोग पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर रख देंगे और V की जगह हम लोग V माइनस एन बी रख देंगे। तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है।